Hello. Good afternoon to all the students, parents, our honorable and respected dignitaries, TC sir, Birbal sir, Arvind sir, Afreen ma'am, Amit sir, Ajay sir. As you all know, the reason why we have gathered here is to welcome the new and old students to Resonance Adventures in PCCP Division Session 2023-24. Today is the day of those students to know about their new journey and put all their efforts to approach their goals and have successful life ahead. Now, I would like to call upon stage and so to call further for lamp lighting ceremony. Please, respected Birbal sir, TCS sir, come forward and light the lamp. As we consider that according to our Indian tradition, any prosperous work should be started with prayer, so I would like to call Amit sir to start with the Saraswati Vandana. Good evening all. Stand up for Saraswati Vandana. Join your hands, close your eyes and ready for prayer. इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बोल होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। थैंक यू।
Now I would like to welcome Afreen ma'am, our biology coordinator, to deliver her valuable speech about PCCP division. Please give her a huge round of applause. Good evening, everyone. I, Afreen, welcomes you all in this orientation program session 23-24. ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है इसमें हम वेलकम करेंगे ओल्ड और न्यू स्टूडेंट्स दोनों का। और जो रेजोनेंस पीसीसीपी है वो मेनली टारगेट करता है स्टूडेंट 5th to 10th प्लस कुछ ओलंपियाड एग्ज़ाम हैं जैसे आईजेएसओ, एनएमटीसी, एनटीएससी और बोर्ड एग्ज़ाम को। चलो, इन सबको तो आप सब जानते ही होंगे। ये है रिस्पेक्टेड आरकेवी सर। रिस्पेक्टेड आरकेवी सर ने ही रेजोनेंस में इस पीसीसीपी का सीड जो है अपने कोर मेंबर्स के साथ सो किया था, मतलब बोया था, जिसके ब्रांचेस आज पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। और ऑनलाइन और ऑफलाइन, इंडिया में जो ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चा है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि उस कोर टीम जो टीम थी, कोर टीम, उसके 2 मेंबर्स आज हमारे साथ हैं, रिस्पेक्टेड बीरबल सर एंड रिस्पेक्टेड टीसीए सर। चलो, बात करते हैं हम रेजोनेंस की कि रेजोनेंस क्या है। तो हम इससे पहले चलते हैं अपने घरों में। कोई भी छोटा बच्चा हुआ, उसकी शुरुआत कहाँ पर होती है? उसके घर से। उसका बेस कहाँ बनता है? उसके घर पर। सेम पीसीसीपी क्या करता है? एजुकेशन का बेस बनाता है। पीसीसीपी की जो टीम है वो नींव डालती है छोटे बच्चों की, तैयारी करवाती है आने वाले कल की, आने वाले कंपटीशन की, टारगेट करती है वो उन बच्चों को जो आगे कुछ करना चाहते हैं। बात करते हैं हम कोर्स डिटेल की। मेनली जो यहाँ पे टारगेट क्लासेस हैं वो है 5th to 10th। उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, ओलंपियाड्स की तैयारी भी करवाते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया था। टारगेट क्या क्या है? एनटीएससी, ये 10th वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मेन एग्जाम, एक स्कॉलरशिप एग्जाम है, साथ में बोर्ड एग्जाम भी मेन टारगेट है। उसके बाद जो 9th वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए आईजेएसओ है, ये बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस साइंस ओलंपियाड है जो 5 स्टेजेस में कंडक्ट होता है। उसके बाद और भी ओलंपियाड है जैसे एनएमटीसी हो गया, एनएसओ हो गया, एसओएफ हो गया, इन सब के लिए भी हम टारगेट करते हैं। जो मोड है हमारा वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहेगा। ऑफलाइन में भी मॉर्निंग और इवनिंग में बच्चे आते हैं, और जो ऑनलाइन है वो हमारे साथ इवनिंग में चलता है। नेक्स्ट है कोर्स का फीचर्स। कोर्स के क्या क्या फीचर्स हैं ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, तो लाइव क्लासेस भी होंगी, लाइव इंटरेक्शन भी होगा बच्चों के साथ, लाइव डाउट क्लासेस भी होंगी। उसके साथ ऑफलाइन वाले बच्चों के लिए बात करें तो यहाँ पर डाउट क्लास होती है इवनिंग में। स्टडी मटेरियल हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में होगा। जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको सॉफ्ट कॉपी में भी मिलेगा, साथ में उनको हार्ड कॉपी भी प्रोवाइड की जाती है। सेम जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनके लिए भी ऐसा ही है, उनको ऐप पर जो है सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, और उनको जब ये ऑफलाइन मोड में आते हैं तो उनको हार्ड कॉपी भी दी जाती है मॉड्यूल्स की। टेस्ट होगा यहाँ पे, कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट भी होता है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो बच्चे मिस कर गए, नहीं आ पाए किसी रीज़न की वजह से, उनके लिए ऐप पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है जिसको देख सकते हैं वो, और जो भी लेक्चर उन्होंने मिस किए हैं वो वहाँ से पढ़ सकते हैं उन्हें। यहाँ पर जो है हमारी जो फैकल्टीज़ हैं वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है। किसी भी न्यू फैकल्टीज़ को हम क्लास में डायरेक्टली लॉन्च नहीं करते हैं, उससे पहले उसकी बहुत विगरस ट्रेनिंग यहाँ पर होती है जो हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज़ लेते हैं। उसके बाद ही उनको क्लासेस में प्लेस किया जाता है। उसके बाद है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये जैसे कि मैंने पहले बताया है। डाउट क्लासेस होती हैं, सबके लिए होंगी। इवनिंग में होती हैं हमारी डाउट क्लासेस, जो मॉर्निंग में बच्चा आ रहा है उसके लिए इवनिंग में है, और जो इवनिंग में आते हैं बच्चे उसके लिए मॉर्निंग में है। उसके बाद है कोर्स प्लानर, बच्चे को कोर्स प्लानर दे दिया जाएगा, उसको पता रहेगा उसका टेस्ट कब है, ठीक है, कौन सा चैप्टर कितने लेक्चर्स में कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद DPP, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अब बच्चे को पढ़ा तो दिया, प्रैक्टिस कैसे करेगा, उसको शीट्स दी जाती हैं, उसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, हर टॉपिक के ऊपर क्वेश्चंस होंगे जिससे वो प्रैक्टिस कर सकता है। उसके बाद टेस्ट होते हैं हमारे, हर 3 वीक में एक टेस्ट होगा। खास बात ये है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट तो होता ही है, बच्चे मेनली क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव की तरफ ज़्यादा अप्रोच रखते हैं ना, वही ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। लेकिन हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव टेस्ट भी लेते हैं ताकि बच्चे का जो लिखने की प्रैक्टिस है
अब उसको आता तो है ना, लेकिन वो लिख नहीं पाता है आंसर, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर सब्जेक्टिव टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। उसके बाद सेप है। सेप क्या होती है? ये शीट है जिसमें सर्टन सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन के साथ स्पेस दे दी जाती है और उसी स्पेस में बच्चे को आंसर लिखना रहता है। उसके बाद ओरिएंटेशन क्लासेस हैं, जैसे ये भी आज का एक सेशन है। वैसे बहुत सारे मोटिवेशनल सेशन भी यहाँ पर कंडक्ट करवाते हैं हम बच्चे को, ताकि साल भर में वो पढ़ते हुए डीमोटिवेट ना हो। उसके बाद क्लास टेस्ट, ये तो बात करी मैंने टेस्ट की जो हर 3 वीक में एक बार होगा, लेकिन हमारे क्लास में क्लास टेस्ट भी होता है जो हर टॉपिक के कंप्लीट होने के बाद होगा, और वो होता ही है। जैसे ही बच्चे का क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट हुआ, उसके बाद जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टीचर है वो उसका क्लास टेस्ट लेती हैं। वो क्लास टेस्ट ऐप पे अपडेट किए जाते हैं, उसके मार्क्स, जिसके मैसेजेस आपको आप तक पहुंचेंगे। उसके बाद स्टडी मटेरियल ऑनलाइन भी है और प्रिंटेड फॉर्म में भी दी जाते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, जैसे कि मैंने पहले बताया था। फीडबैक सिस्टम भी है यहाँ पर, बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ कंप्लेन है, तो वो अपना फीडबैक यहाँ पर दे सकता है। उसके बाद हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसके लिए पूरा सपोर्ट करते हैं। इवन यहाँ पर वर्कशॉप अरेंज करवाई जाती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिससे बच्चा अपना जो भी ओलंपियाड का एग्जाम है, जिसको वो टारगेट लेके चल रहा है, उसको अच्छे से वो प्रिपेयर कर सके। अब कुछ अलग एक्टिविटी भी होती है, यही वो सारी चीज़ें हैं जो हमें दूसरों से डिफरेंट बनाती है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बिल्कुल नए होंगे जो स्कूल से आए होंगे, उनको पता है कि स्कूल में तो डेली बेसिस पे हमारी असेंबली कंडक्ट करवाई जाती है, प्रेयर होता है, नेशनल एंथम होता है, तो यहाँ पर भी डेली बेसिस पर हमारी असेंबली कंडक्ट करवाई जाती है, जिसमें प्रेयर होगी, नेशनल एंथम होता है। जैसे बच्चे स्कूल में होता है ना थॉट ऑफ द डे, वो भी होगा, न्यूज़ लाइन भी होती है। उसके अलावा स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है, पूरा स्पोर्ट वीक भी होता है, अलग अलग तरह मंथली, हर मंथ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ पर करवाई जाती हैं, ताकि बच्चा अपने स्कूल को मिस ना करे, उसे ये ना लगे कि मैंने स्कूल छोड़ दिया और मैं किसी इंस्टीट्यूट में आ गया। मॉर्निंग वाले प्रोग्राम में हम ये सब करवाते हैं। उसके बाद पिकनिक, ये भी हम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। गूंज सेलिब्रेशन, जैसे एनुअल फंक्शन स्कूल्स में होता है, वैसे रेजोनेंस का भी एनुअल फंक्शन होता है जिसका नाम है गूंज। फेस्टिवल हम यहाँ सेलिब्रेट करते हैं, होली हो गया, दिवाली हो गया, ये सब सेलिब्रेट किया जाता है यहाँ पर। और हम साइट भी विजिट करवाते हैं, कहीं पावर प्लांट ले गए हम बच्चों को विजिट करवाने, म्यूजियम ले गए, तो वो सारी एक्टिविटीज़ होंगी जो बच्चा स्कूल में करता है। लेकिन अब बात ये आती है, जो बच्चा स्कूल में ही करता है तो हम इधर क्यों आए? तो पीसीसीपी ने स्कूलिंग का जो कल्चर है ना, उसको एक नए मुकाम तक ले जाने की कोशिश की है। वो स्कूल में क्या होता है एनसीईआरटी, लेकिन हम यहाँ एनसीईआरटी के साथ साथ बच्चे का अगर इंटरेस्ट है किसी ओलंपियाड में तो हम उसको भी टारगेट करते हैं, साथ साथ हम उसको भी प्रिपेयर करवाते हैं। ये कुछ इमेजेस हैं हमारी एक्टिविटीज़ की जो हमारे यहाँ पर कंडक्ट होती रहती हैं। ये कुछ स्टूडेंट्स के लिए है डिसिप्लिन, कि वो ये ना समझे कि हम स्कूल में नहीं आकर कहीं और कॉलेज में आ रहे हैं, लेकिन ये डिसिप्लिन है जो बच्चों को फॉलो करने होंगे। उसको पंचुअल रहना पड़ेगा टाइम पे, मतलब अगर 8:15 पर उसकी क्लास स्टार्ट हो रही है तो उसको 8:10 तक तो यहाँ आना ही है। लेट नहीं अलाउड है यहाँ पर, बच्चों को पता ही होगा अगर वो लेट आते हैं तो क्या होगा, ठीक है। क्लास उनको अटेंड नहीं की जाती, उनसे पूरा परमिशन ली जाती है कि तुम्हारा रीज़न क्या है, तुम क्यों लेट हुए हो। ड्रेस स्टैंडर्ड, बिल्कुल जो आपको ड्रेस दी गई है आपको उसी ड्रेस में आना है। डिसेंट बिहेवियर, अपना जो बिहेवियर है उसको हम थोड़ा डिसेंट रखें, अच्छे से रहें। उसके बाद होमवर्क, ये यहाँ पर बहुत स्पेशल फीचर है रेजोनेंस का, कि वो हर क्लास में आप अपने बच्चे की कॉपी चेक करना, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे हिंदी हो या बायो हो। अगर आज उसके 5 कोई लेक्चर हुए हैं तो उसको उसमें होमवर्क मिलेगा ही मिलेगा। अब बच्चे को क्या करना है, उस होमवर्क को करके लेकर आना है, क्योंकि नेक्स्ट डे वो चेक होगा। उसके बाद है हाँ जो टेस्ट होता है, ऐसा नहीं है यार आज मेरी तैयारी नहीं थी तो मैं मिस कर दूं टेस्ट को, टेस्ट उसको डेली बेसिस पे देना होगा। ये कुछ पेरेंट्स के लिए SOR स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट, बच्चा अगर होमवर्क कॉपी नहीं लेकर आता है, काम नहीं करके लेकर आ रहा है, बहाने बना रहा है, बुक्स नहीं है, मिसप्लेस्ड हो गई, तो उसके लिए फॉर्म फिल किया जाता है जिसका मैसेजेस आप लोगों को जाएगा। उसके बाद एक हमारी ऐप है रेजोसर ऐप, जिसमें उसको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा सॉफ्ट कॉपी में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप है, आपका जो भी बच्चा है वो जिस क्लास में है उस क्लास का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाएगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर क्लास की वो उसी ग्रुप में आपको प्रोवाइड की जाएगी। सेपर है, ये एक तरह का रिजल्ट है जिसमें बच्चे की परफॉर्मेंस सारी होगी,
उसने ऑब्जेक्टिव टेस्ट में उसने कितना स्कोर किया है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसकी परसेंटेज भी होगी, उसके नंबर्स भी होंगे, सब्जेक्टिव एग्जाम में कितना स्कोर किया है उसने, वो सब भी होगा। स्मार्टफोन पॉलिसी, ये बच्चों के लिए बता दूं, स्मार्टफोन लाना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर बच्चे के साथ स्मार्टफोन मिलता है तो उसको फाइन चार्ज करते हैं यहाँ पर। तो हम कोशिश करें कि वो स्मार्टफोन हमारा घर पे ही रहे, हम सिर्फ स्मार्ट बनकर आए यहाँ पर, स्मार्टफोन लेकर ना आए। उसके बाद वाइवा पीपीटी, वाइवा पीपीटी ये है, अब आपका बच्चा बोल रहा है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, पढ़ रहा है, वो बुक्स उसकी खुली हुई है, कॉपी, आप उससे जाके पूछिए कि कौन सा टॉपिक पढ़ रहा है। हमारे रेजो सर ऐप पर ये वाइवा पीपीटी भी है। अच्छा, आपके बच्चे ने बोला, फॉर एग्जांपल मैं बायोलॉजी की बात करूं क्योंकि मैं बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, 6th क्लास में आपके बच्चे ने पढ़ाया गेटिंग टू नो प्लांट, वो बोला कि आज यही चैप्टर पढ़ाया है, मैं गेटिंग टू नो प्लांट का रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, रिवाइज कर रहा है। आप रेजो सर पे वो वाइवा पीपीटी ओपन कीजिए, क्लास 6th, वहां पर आपको गेटिंग टू नो प्लांट पे क्वेश्चंस मिलेंगे विद आंसर, आप उससे क्वेश्चन पुट कीजिए, तो ये आपको कंफर्म हो जाएगा कि वो सच में पढ़ रहा है या पढ़ने की एक्टिंग कर रहा है। नेक्स्ट, ये रेजो सर ऐप है जिसमें आप गूगल प्ले पे जाकर रेजो सर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। लॉगिन करेंगे आप, यहाँ पर यूजर नेम, रोल नंबर होगा, पासवर्ड उसका, डेट ऑफ बर्थ होगा। ये लॉगिन व्यू है, जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से होगा, उसका बैच का नेम वहाँ डिस्प्ले किया जाएगा। उसके बाद ये इंडेक्स है जहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। नाउ नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट अजय सर, कोऑर्डिनेटर ऑफ एसएसटी। गुड इवनिंग टू ऑल। आवाज़ आ रही है पीछे तक? ठीक है। आफरीन मैम ने बहुत सारे यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर जो भी हमारा मॉर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी हमारे पिकनिक होती है, बहुत सारी एकेडमिक की बातें करी। अब यहाँ पर जो बात की जा रही है वो है आपके कोर्सेज क्या क्या ऑफर किए जाते हैं। जो पहला हमारा जो मॉर्निंग का प्रोग्राम है वो है आपका प्रीमियम प्रोग्राम, ठीक है, जहाँ पर हम बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऑफर करते हैं, बहुत सारे उसके अंदर जैसा बच्चा स्कूल के अंदर पढ़ रहा है वैसा ही यहाँ पर उसके साथ क्लासेस चलती हैं। सारी जो भी एक्टिविटीज़ है उन सबको इन्वॉल्व किया जाता है। एक है हमारा रेगुलर प्रोग्राम जो कि हमारा इवनिंग के अंदर चलता है। देन एक आता है आपका आई कोर्स, दैट इज ऑनलाइन लर्निंग कोर्स। अब कुछ बच्चे हैं जो कि शायद कोटा नहीं आ पाए, या वो चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि घर से इस साल तो चलो हम तैयारी करा लेते हैं, फिर अगले साल देखेंगे कि उन्हें कोटा आना है नहीं आना है, तो ये स्पेसिफिकली हमारा ऑनलाइन कोर्स है जिसके अंदर बच्चा एनरोल हो सकता है और अपना घर से बैठ करके तैयारी कर सकता है अलग अलग एग्जाम्स की, उनके जो स्कूल के अंदर एग्जाम्स होते हैं, ओलंपियाड्स होते हैं, उस चीज़ों के लिए। और एक होता है हमारा सेल्फ लर्निंग कोर्स, इसके अंदर जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उसको हम एक्सेस ले सकते हैं और उसके थ्रू अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब अपन सबसे पहले जो है हमारा प्रीमियम प्रोग्राम, इसके बारे में बात कर लेते हैं। प्रीमियम प्रोग्राम की हम बात करें तो जैसा स्कूल के अंदर 5 आवर्स का रहता है प्रॉपर, वैसे यहाँ पे भी सुबह आना है। 8:15 से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, करीब 1:15 तक चलती हैं। क्या क्या इसके फीचर्स आइए एक बार देख लेते हैं। द प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन स्कूलिंग मैथोडोलॉजी, ठीक है, जैसा आपका स्कूल के अंदर कल्चर फॉलो हो रहा है वैसा ही कहीं ना कहीं वो टेस्ट दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप कोचिंग के अंदर एडमिशन करा दिया गया है तो बस एक बार सिर्फ कोचिंग आना है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई तो डेफिनेटली उनका एम है, बच्चों का यहाँ पर आ रहे हैं, बट साथ साथ में उसके सुबह सबसे पहले आते ही आपका एक बार चेक हो रहा है आई कार्ड है कि नहीं, प्रॉपर आपने ड्रेस वियर कर रखा है नहीं कर रखा है, प्रॉपर आपका हेयर कॉम्ब हो रहा है नहीं हो रहा है। जो हमारे पीटीआई सर हैं, जो साथ में स्टाफ रहता है, प्रॉपर एक बार चेकिंग होती है बच्चे की। उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, असेंबली होती है, प्रॉपर असेंबली के अंदर भी जैसा कि अभी मैम ने बताया न्यूज़ शेयर की जाती है, थॉट शेयर किए जाते हैं। इवन टीचर्स हैं, अलग अलग टीचर्स सब्जेक्ट के वो आते हैं और कहीं ना कहीं कुछ मोटिवेटिंग स्टोरीज हैं जो बच्चों के साथ रोज आकर के यहाँ पे शेयर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे कोचिंग में एक बार एडमिशन ले लिया है तो जो स्कूल वाला टेस्ट था वो मिस होगा, वो कहीं ना कहीं साथ में कैरी ऑन होता रहता है। The main purpose is to cover NCERT syllabus and to provide them knowledge for competitive exam. आपकी जो क्लास है उसका तो कोर्स यहाँ पे कवर करवाया जाएगा, बट जो हमारे मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे उसके अंदर प्रीवियस ईयर जो भी आपके ओलंपियाड्स हुए, जो भी आप अपना टारगेट एग्जाम है उसके क्वेश्चंस डाले गए, उससे रेलेवेंट एग्जाम्पल्स डाले गए, तो बहुत अच्छे से मॉड्यूल डिज़ाइन किए गए हैं। और ये एक साल में नहीं हुआ, इतने सालों से जो लगातार हर साल अपडेट होती जा रही हैं चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वो मॉड्यूल ऐसा है जब बच्चा उसको देखेगा, पेरेंट्स भी जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें लगेगा कि हाँ एक्सरसाइज अलग अलग, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अलग अलग सब्जेक्ट्स के अंदर अलग अलग तरीके से
हम कह सकते हैं उसके अंदर कंटेंट डाला गया है, सब्जेक्ट के अंदर आपका उसके अलावा कुछ डायग्राम्स डाले गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारा एक फीचर है। देन मंथली एक्टिविटी कल्चरल एंड स्पोर्ट्स। अब मंथली एक्टिविटीज़ की बात करें तो सबसे पहले तो जो रोज़ होती है वो तो हमारा प्रेयर है। प्रेयर के अंदर आपका शुरुआत के अंदर ही एक्सरसाइज कराई जाती है बच्चे से, ताकि उसका एक एक्टिव रहे, फिजिकली भी एक्टिव रहे। स्पोर्ट्स पीरियड की बात करें तो वीक के अंदर 2 बार 1 बार जो भी प्लान है उनके टाइम टेबल के अंदर ऑडी लगती है, स्पोर्ट्स पीरियड रहता है, जिसके अंदर बच्चा जैसे स्कूल के अंदर लगता है यहाँ पर भी बच्चा अपना प्लेग्राउंड में जाएगा बाहर और खेलेगा। सब्जेक्ट्स कौन से ऑफर्ड हैं? साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, मेंटल एबिलिटी, हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर अलोंग विद ओलंपियाड्स प्रिपरेशन। तो इवन हिंदी, संस्कृत, कंप्यूटर यहाँ पे पूरा जैसे स्कूल के अंदर बच्चे के सब्जेक्ट्स कवर किए जाते हैं, यहाँ पर भी कवर किए जा रहे हैं, कोई स्किप नहीं किया जाता। कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, हिंदी संस्कृत है प्रॉपर, उसके ऊपर भी अटेंशन यहाँ पे दी जाती है, उसका टच प्रॉपर रहता है। क्लास फ्रीक्वेंसी 6 days इन अ वीक एज पर कोर्स रिक्वायरमेंट। 6 days आपकी क्लास चलेगी यहाँ पे, ठीक है। कोर्स ड्यूरेशन 1 year है। ऑफलाइन क्लासेज है, मॉर्निंग के अंदर जैसा मैंने बताया आपका ऑफलाइन क्लासेज रहती हैं। देन वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स। अगर कोई बच्चा किसी कारण से क्लास अटेंड नहीं कर पाया, बीमार हो गया, कोई भी रीज़न है, तो आपका जैसा कि अभी मैम ने भी बताया, हमारा रेजो सर जो ऐप है आपका, उसके ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। कभी कहीं पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो उसके ऊपर उस लेक्चर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल ऑनलाइन एंड प्रिंटेड। मॉड्यूल्स मिल गए होंगे, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, मॉड्यूल्स मिल गए हैं। ड्रेसेस में भी आए तो ड्रेस भी मिल गई है, मॉड्यूल में मिल गया, तो वाला पार्ट तो हमारा पूरा हो गया। बट इसके साथ साथ आपका जो ऐप है उसके ऊपर भी आपका जो प्रिंटेड ऑनलाइन मटेरियल है, इसके अलावा जो भी कुछ एक्स्ट्रा वर्कशीट्स हो गई, कुछ और हमारा क्लास के साथ जब हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो गई, या कुछ और हमें प्रिंटेड मटेरियल देना है, कुछ भी वो ऐप के थ्रू हम बच्चों तक पहुंचाते रहते हैं। तो इस ऐप को पेरेंट्स से भी बोलना चाहूँगा, बीच बीच में आपका जो भी बच्चे का बैच है उसके अंदर चेक करते रहे क्या अनाउंसमेंट हो रहा है, क्या कोई क्लास टेस्ट आगे होने वाला है, क्या कोई किसी सब्जेक्ट के अंदर कुछ टीचर ने असाइनमेंट दे रखा है, क्या वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये बहुत एक अच्छा हमारा फीचर। पीरियोडिक टेस्ट फ्रीक्वेंसी 1 in 3 weeks, और जो क्लास टाइम है वो मैंने स्टार्टिंग में बताया 8:15 से आपका 1:15 तक रहता है। नेक्स्ट, डाउट क्लास। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम पढ़ रहे हैं, जब बच्चा पढ़ रहा है, यहाँ पे बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, तो बच्चा अगर घर पे वापस पढ़ेगा तो कुछ ना कुछ डाउट तो आ जाएगा। अब उसके लिए रेगुलरली जो बच्चा सुबह पढ़ रहा है, शाम को हमारी डाउट क्लासेस रहती हैं, जहाँ पर बच्चा आ सकता है। उसके अंदर भी प्रॉपरली एक रजिस्टर रखा रहता है, बाहर बच्चा आएगा, अपनी एंट्री करेगा, कुछ सब्जेक्ट के अंदर क्या डाउट है। तो ऐसा नहीं है कि कैंपस के अंदर बच्चा आ गया डाउट का नाम लेकर के और यहाँ पे कहीं पे भी घूम रहा है। प्रॉपर उसका एक चार्ट मेंटेन किया जाता है। जब हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, पेरेंट्स कभी भी उस चीज़ को आकर के देख सकते हैं कि बच्चा आ रहा है तो डाउट के अंदर ही बैठा हुआ है। उसके लिए प्रॉपरली जो हमारे बिल्डिंग इंचार्ज हैं उस चीज़ का ध्यान रखते हैं। स्टूडेंट शुड फिल DC फॉर्मेट एवरी टाइम एंड हैज टू पंच द कार्ड व्हाइल कमिंग। तो ये मैंने बताया आपको यहाँ पे कि कैसे आपका प्रॉपर हर चीज़ को यहाँ पे बच्चा जब आ रहा है तो उसका वो निगरानी के अंदर। ऐसा नहीं है कि बच्चा आ गया डाउट क्लास के अंदर बैठा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, नहीं। सब्जेक्ट्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स बैठे हैं, वो प्रॉपरली आप बच्चे के साथ रहेंगे, उसका डाउट वहाँ पे सॉल्व कर देंगे। पेरेंट टीचर स्टूडेंट मीटिंग PTSM। अब यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पे पिक शेयर किए गए हैं। हमारा जब भी आपका हर 2-3 महीने के अंदर आपका जो प्रॉपर अब एक फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारी PTM होती रहती है, जहाँ पर आपका पेरेंट्स आएँ, अगर नहीं आ सकते, अगर यहीं रहते हैं कोटा के अंदर तो डेफिनेटली आए, बाहर रहते हैं कोशिश करें आने की, नहीं भी आ सकते तो सैपर यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है, जिसके थ्रू आपका बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है, जो उसके टेस्ट हो रहे हैं, PT हो रहे हैं, CT हो रहे हैं, किसके अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर कितने नंबर आ रहे हैं, क्या उसकी रैंक चल रही है। तो एक तो हम बिल्कुल बाद में जाके बच्चा बता ही नहीं रहा है कि हमारी PTM हो रही है, हालांकि उसका मैसेज जाएगा व्हाट्सएप जो ग्रुप अभी जैसा बताया गया उसके ऊपर भी मैसेज जाएगा, तो पेरेंट्स को पता पड़ जाएगा कि इस तारीख को PTM है। ठीक है, PTM के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट का सैपर के थ्रू डिस्कशन होता है, प्रॉपर किस जगह पर बच्चा किस सब्जेक्ट के अंदर उसके नंबर कम आ रहे हैं, क्यों कम आ रहे हैं, जो उसका टीचर पढ़ा रहा है, पेरेंट्स उसके साथ डिस्कस कर सकते हैं अब आगे क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं जहाँ पर दिक्कत आ रही है उसको वहीं पर टाइम देते हुए रिजॉल्व कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब यहाँ पर आपको अलग अलग एग्जाम्स के बारे में कुछ इमेजेस डाली गई हैं जो कि यहाँ पे कैटर की जाती हैं। NTSC, IJSO, होमी भाभा, सिल्वर जोन और अलग अलग एग्जाम्स हैं जो उसको
तैयारी करवाई जाती है। तो बच्चा जब पढ़ रहा है तो डेफिनेटली उसकी यहाँ पे इन एग्जाम्स को भी वो दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम अगर बात करें रेजिडेंस के, तो यहाँ पे अलग अलग सेंटर्स का यहाँ पे इन्फो दे रखा है। एक तो आपका जहाँ पर हम अभी बैठे हुए हैं हेड ऑफिस, ठीक है, नियर सिटी मॉल। देन हम बात करें तो नया गांव हमारा जो यहाँ पे रेसिडेंशियल कैंपस है। देन रेजोनेंस जवाहर नगर कैंपस, जवाहर नगर के अंदर J2 बिल्डिंग है, वहाँ पर भी बहुत जल्दी आपका कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे। देन सोगरिया, सिल्वर बेल सोगरिया, यहाँ पर भी हमारा जो प्रोग्राम है मॉर्निंग के अंदर वो चलता है। तो ये अलग अलग जो PCCP के प्रोग्राम्स है कोटा के अंदर अलग अलग सेंटर्स के ऊपर चलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया लिंक ऑफ PCCP डिवीजन, अब कोई भी आपकी एक्टिविटी हो रही है जो हम जैसे सुबह असेंबली करवा रहे हैं या कोई भी डिवीजन के अंदर PCCP डिवीजन के अंदर जो भी एक्टिविटी करवाई जा रही है, ये सारे अलग अलग सोशल मीडिया लिंक्स हैं जिनको मैं चाहूँगा कि पेरेंट्स अभी कुछ तो यहीं से मोबाइल निकाल करके अपना इसके ऊपर इसको फॉलो कर सकते हैं, जिसके ऊपर आपकी इन्फो आती रहती है, ठीक है। फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम चैनल है। अब इसके अंदर कोई आपका एग्जाम हुआ, जैसे हम बात करें अगर NTSC हुआ, IJS हुआ, तो उसका जो आंसर कीज वगैरह बनाई जाती हैं उसके भी लिंक रहते हैं, उसका भी जो आपका आंसर बनता है उसका प्रॉपर फॉर्मेट डाल दिया जाता है अलग अलग चैनल्स के ऊपर। और कोई ऐसा अनाउंसमेंट है तो इसके ऊपर आप आराम से, अगर आपने इसको फॉलो कर रखा है हमारे सोशल मीडिया पेज को, तो आप तक इन्फो पहुंच जाएगा। बुक लिस्ट फॉर क्लास 5 to 10 सेशन 2023-24, यह जरूरी है बहुत है कि हम शुरुआत अब कर रहे हैं यहाँ पे, तो कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से बुक्स का रिक्वायरमेंट रहने वाला है, ठीक है। क्लास 5 के अंदर हिंदी के अंदर रिमझिम रहेगा, इंग्लिश के अंदर मैरीगोल्ड, कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे जो बुक दे रखी है, क्योंकि कई बार होता है कि हमने यहाँ पे एडमिशन करा दिया है, पेरेंट्स आए हुए हैं अभी, तो एडमिशन करा करके हो सकता है कुछ साथ में रहेंगे, कुछ निकल जाएंगे। तो जब यहाँ पे आए हुए हैं पेरेंट्स, तो जो प्रॉपर एक बुक सेट है उसका इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स के पास भी रहे और वो पूरा दिला करके यहाँ से फिर अगर जाना है तो जाएँ, ताकि कल ये ना हो कि बच्चा बोल रहा है कि टीचर ने पढ़ाना चालू कर दिया, बुक नहीं मिल रही है, ठीक है। क्लास 5 के अंदर आपका ये सेट है। क्लास 6 के अंदर हिंदी में हम बात करें तो बसंत भाग 1, रुचिरा भाग 1, इंग्लिश के अंदर हनीसकल, अ पैक्ट विद द सन, एंड देन कंप्यूटर का यहाँ पे दे रखा है, और साथ में यहाँ पर जो है होमवर्क डायरी, ठीक है। अब होमवर्क डायरी के अंदर जो भी आपके सब्जेक्ट के अंदर टीचर पढ़ा रहा है वो कहीं ना कहीं होमवर्क देगा। तो ये पेरेंट्स का भी काम बनता है कि जब बच्चा आ रहा है घर पे तो उसे एक बार देख ले भैया आपकी डायरी के अंदर क्या होमवर्क दिया गया है, और अगर दिया गया है तो क्या आप उसे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो जब भी अगर साथ में रहते हैं पेरेंट्स तो चेक करते रहे, जब भी उनसे मिल रहे हैं तो एक बार डायरी ज़रूर चेक करें कि आपकी डायरी के अंदर क्या कोई होमवर्क दिया गया है, आपने उसको कर लिया है, नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है। देन क्लास 7 के अंदर भी, मैं सारे नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत लेंदी हो जाएगा, आप जिसकी जोन सी क्लास में बच्चा पढ़ रहा है एक बार यहाँ पे विजिबल होगा सबको। क्लास 7 के अंदर ये सारे नेम्स हैं, क्लास 8 के अंदर, क्लास 9 के अंदर, क्लास 10 के अंदर, ठीक है। ये आपका व्हाट्सअप ग्रुप जो बने हुए हैं आपको उस पर भी शेयर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि यहीं पे विजिबल है। जो ग्रुप्स बने हुए हैं उसके ऊपर बुक लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पे भी काउंटर से हम आप लिस्ट के लिए बात कर सकते हैं। तो जो भी हमारे सोशल मीडिया लिंक्स हैं उसके ऊपर आप तक ये दे दिया जाएगा इन्फो। नेक्स्ट, स्टेशनरी चेकलिस्ट फॉर एकेडमिक सेशन, ठीक है। सबसे पहले तो हम अगर बात करें तो जरूरी है जो चीज़ वो है हमारा NCERT बुक्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ठीक है। तो ये हमारे को NCERT बुक्स यहाँ पे परचेज करनी है। नेक्स्ट इज योर नोटबुक्स, सिंगल लाइन बोथ साइड रूल फॉर साइंस, मैथ, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर, मेंटल एबिलिटी, ये दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट है। थर्ड इज स्कूल डायरी, फोर्थ इज मैप बुक, ठीक है। अब सोशल साइंस की, क्योंकि मैं सोशल साइंस ही पढ़ाता हूँ, तो शुरुआत से ही अगर मैप बुक रहेगी तो जो भी होमवर्क मिल रहा है बच्चा उसको करते रहेगा। कोई बैठा है यहाँ पे 10th क्लास का? अच्छा, बहुत सारे बच्चे हैं पीछे। होमवर्क मिला है क्या कोई आपको? कौन सा होमवर्क मिला है? क्या करना है? तो हम क्लास 10th के अंदर आ गए और डेफिनेटली हमारा जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, बट हमें बेस बनाना है। तो अभी जो बच्चे बैठे हैं शुरुआत में कम से कम उन्हें जो 28 स्टेट्स है वो प्रॉपरली मार्क करना है, जो यूटीज ने प्रॉपरली मार्क करना है, ताकि उनका एक बेस बन जाए। तो आज ही अभी क्लासेस शुरू हो चुकी है और बच्चों को होमवर्क मिलना भी स्टार्ट हो गया है, पहला काम यही करा गया है। देन हैंड राइटिंग प्रैक्टिस बुक फॉर हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। हम जब भी पेपर देते हैं, सब्जेक्टिव पेपर देते हैं, जब हम कॉपीज चेक करते हैं, अगर प्रॉपर हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है
जो कि हम पढ़ सकते हैं तब तो ठीक है, बट अगर वो हैंड राइटिंग प्रॉपर नहीं है तो उसके लिए भी जो हमारे सब्जेक्टिव टीचर्स है वो बीच बीच में बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे उस चीज़ को हैंड राइटिंग को हम ठीक कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे एक प्रैक्टिस बुक रहेगी। देन कलर पेन पैक, कलर पेंसिल्स पैक, देन ज्योमेट्री बॉक्स एंड लास्ट इज पेंसिल बॉक्स। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपके अलग अलग जो सब्जेक्ट वाइज कोऑर्डिनेटर्स हैं, जिसके अलावा एकेडमिक नॉन एकेडमिक सबके यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं, जो कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दिए जाएंगे। किसी भी सब्जेक्ट के अंदर एकेडमिकली अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप इस नंबर पे नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो नॉन एकेडमिक है उसकी भी लिस्ट दे रखी है, जैसे यहाँ पे राजेश सर, राजेश कुमार महावर जो ऑनलाइन क्लासेस का देखेंगे, सनी सर हैं, सुरभि मैम है, अलग अलग सारे नंबर्स दे रखे हैं, तो आप शेयर कर दिया जाएगा ये आपके ग्रुप के ऊपर। जहाँ कहीं पर भी दिक्कत आ रही है पेरेंट्स के पास नंबर होना चाहिए एकेडमिक और नॉन एकेडमिक का, ताकि डिले ना हो किसी चीज़ के अंदर, कहीं पर कोई इशू आया, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम आई, टाइमली वो रिजॉल्व हो जाए। अब यहाँ पर आपके रिजल्ट्स की बात करें तो डेफिनेटली पीसीसीपी के अंदर ये लीगेसी रही है, अलग अलग जो भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, ओलंपियाड्स होते हैं, अलग अलग एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत सारे बच्चे मेडल्स लेकर के आते हैं, रिजल्ट्स लेकर के आते हैं। तो पहला यहाँ पर आपको एनटीएससी का दिख रहा है, स्टेज 1 का, स्टेट टॉपर्स का। नेक्स्ट, एनटीएससी रिजल्ट्स 2015, 16, 17, 18, 19, 20। नेक्स्ट, पवन गोयल गोल्ड मेडल इन 12th IJSO 2015। नेक्स्ट, IJSO के अंदर ये हमारे अचीवमेंट्स हैं। देन HTSC, अब आई वुड लाइक टू इनवाइट नीलेश सर, हेड ऑफ प्रोग्राम पीसीसीपी डिवीजन। एक बार तालियां हो जानी चाहिए। प्रोजेक्टर को ऑफ कर दें। जरूरत पड़ेगी। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कुछ ऐसा लग रहा है सब लोग स्लीपिंग मोड में आ गए, तो एक बार जोरदार हमारे पुराने स्पीकर्स के लिए जिन्होंने मेरे से बोला उनको एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। कितने बच्चे हैं जो क्लास 10 से? हाथ ऊंचा करें। क्लास 9 से, क्लास 8 से। ओके, तो अटेंडेंस काफ़ी कम है, जितने बच्चे हैं उसकी कंपैरिजन में लगा 5% ही बच्चे हैं यहाँ पर, बल्कि बहुत सारे बच्चे आ नहीं पाए। सो वी हैव टू प्लान सम अदर सेशन, पेरेंट्स भी नहीं आ पाए। ओरिएंटेशन सेशन की अटेंडेंस तो एक मस्ट होना चाहिए। पेरेंट्स भी हैं हमारे पास, तो क्या इंपॉर्टेंस होती है इस ओरिएंटेशन सेशन की, पेरेंट टीचर्स मीटिंग की? दिस काइंड ऑफ पेरेंट टीचर्स मीटिंग है ना, एक ओरिएंटेशन सेशन है। तो मैं बार बार एक सा एग्जाम्पल देता हूँ, जब हम पढ़ते थे स्कूलों में तब कोई पेरेंट टीचर्स मीटिंग नहीं होती थी, कभी कोई ओरिएंटेशन सेशन नहीं होता था। होता था क्या? जो पेरेंट्स यहाँ बैठे होंगे वो बता सकते हैं, कभी ऐसा सेशन होता था क्या? नहीं होता था। मैम, कभी सेशन होता था ऐसा? नहीं ना? अच्छा, रिजल्ट्स के लिए आते थे। अच्छा, मेरे को तो फिर अपना टाइम याद है कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वो घर के बिल्कुल पास में था, और उस समय स्कूल चूज करना बहुत सिंपल इक्वेशन होती थी, बहुत सिंपल इक्वेशन होती थी। सबसे सस्ता कौन सा है, सबसे पास में कौन सा है, दैट्स ऑल।
कोई और कॉम्प्लिकेटेड पैरामीटर्स नहीं है। आजकल तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे अपन स्कूल या कोचिंग को चूज करते हैं। और माँ बाप को कितनी अवेयरनेस होती थी उसका एग्जाम्पल देता हूँ। अगर मेरे पापा से पूछ लिया था कि आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो उनके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। उनको 4 ऑप्शन देने पड़ते हैं। मम्मी को पता था क्योंकि हम 4 भाई थे, तो मम्मी ट्रैक रखती थी सब, पापा तो ट्रैक रखते नहीं थे कभी। तो पापा के लिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन देने पड़ते, वो एक बार में सही बता ही नहीं पाते। दैट्स अ काइंड ऑफ अवेयरनेस लेवल उस जमाने में होती थी। और जहाँ तक पेरेंट टीचर्स मीटिंग की बात करते हैं, ओरिएंटेशन सेशन की बात करते हैं, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, है ना। आप स्कूल में तभी जाते थे जब आपने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो आपके बच्चे ने, या कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया हो, उसी केस में बुलाया जाता था। बाकी नॉर्मल कोर्स में कोई पीटीएम नहीं, कोई ऐसा कुछ होता नहीं था। बट यस, समय के साथ साथ चीज़ें चेंज हुई है और हमारे पीरियड टाइम हमने रियलाइज किया है कि जहाँ पर पेरेंट्स अवेयर रहते हैं, बिकॉज ऑप्शंस बहुत हैं बच्चे के पास, है ना। करियर में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस भी बहुत हैं और डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत हैं। समय के साथ साथ ऑप्शंस बढ़े हैं तो डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़े, और पेरेंट का अवेयर होना बहुत जरूरी है। और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखा गया है कि जहाँ पेरेंट अवेयर होते हैं उन बच्चों की सफलता की संभावनाएं ज़्यादा होती है। इट्स नॉट 100%, बट यस ज़्यादा होती है। एंड वो तो ना कुछ गुदड़ी के लाल, है ना, वो तो हमेशा होते ही हैं जो कुछ भी करके बन जाते हैं। लेकिन ऑन इन एवरेज जनरल अगर हम बात करें, अगर पेरेंट अवेयर है तो बच्चे की सफलता की संभावनाएं ज़्यादा होती है। एंड मैं आप सब लोगों को, जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर आए, थोड़े आए कोई बात नहीं, उन सब लोगों को एक वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑन बिहाफ ऑफ रेजोनेंस पीसीसी रीजन कि आप यहाँ पर आए। तो एक बार जोरदार सभी पेरेंट्स के लिए एक बार ताली बजा दी जाए। ये कि पेरेंटिंग सेशन मतलब पेरेंट्स का लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना उतनी मजा नहीं जितनी बोली जाए। कोई बात नहीं बेटा। सो पेरेंटिंग का पेरेंट्स का लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय जो कॉन्सेप्ट बनेंगे ना वो परमानेंट बनेंगे, और इस समय जो कॉन्सेप्ट बिगड़ेंगे वो परमानेंट बिगड़ेंगे। तो मैं अगर अपनी बात करता हूं तो हर एक इंडिविजुअल के साथ ऐसा होता होगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा लगता है, कोई ना कोई सब्जेक्ट बहुत खराब लगता है। तो जैसे मेरे को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है एंड सोशल साइंस में ज्योग्राफी जो है मुझे उतना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आई नॉट से कि खराब लगता है, बट उतना अच्छा नहीं लगता। ऋषि, अभी तो बहुत देर बाकी सेशन की। तो मुझे याद है कि 9th-10th में जिस टीचर ने मैथ्स पढ़ाया था वहीं पर वो कॉन्सेप्ट बन गया था, तो मैथ्स अच्छा हो गया। और ये भी याद है कि 9th-10th में हमें सोशल साइंस कैसे पढ़ाया गया था। एक मैडम आती थी, उनका बड़ा सा गट्ठा लेके आती थी, सलाइयाँ क्या बोलते हैं उसको, सलाइयाँ बोलते हैं ना, हाँ, सलाइयाँ लेके आती थी। और सोशल साइंस जिस तरह से पढ़ाई गई थी, मैं वो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। एक बच्चे को खड़ा कर देती, तुम खड़े हो जाओ, एक पैराग्राफ तुम पढ़ो। मैडम की सलाइयाँ चलती रहती थी, उनका गट्ठा चलता रहता था, फिर बच्चा बैठ जाता रहा, फिर दूसरा बच्चा खड़ा होता रहा। तो इस तरह से ज्योग्राफी पढ़ाई गई थी हमें। फिर लास्ट के 5 मिनट में मैडम अंडरलाइन करवा देती थी, ये पहले क्वेश्चन आंसर, ये दूसरे क्वेश्चन आंसर। हमें अजय सर जैसे टीचर तो मिले नहीं, ये पहले दिन ही क्लास में मैप एक्टिविटी दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो आज भी वो समझ नहीं आते, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये आज भी समझ नहीं आता। और अब बड़ी मुश्किल होती सीखने में, है ना, अब बड़ी मुश्किल होती सीखने में। सो दीज आर द फाउंडेशन ईयर्स, जो 6 to 10th है, दीज आर द फाउंडेशन ईयर्स। यहाँ पर जो बनेगा जो बनेगा, जो मिटेगा जो मिटेगा। जो बन गया यहाँ पर वो बन गया, और जो यहाँ खराब हो गया ना उसको बाद में कोई सुधार नहीं सकता। यही बता देता हूँ, बहुत मुश्किल है सुधारना। एंड अगर इस लर्निंग प्रोसेस में पेरेंट इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगर आप वो फाइन ट्यूनिंग साथ साथ करते हुए चलते हैं बच्चे की, बिकॉज आप दुनिया के किसी भी स्कूल में पढ़ा लें, किसी भी कोचिंग में पढ़ा लें, कितना भी अच्छा कोच ले लें, जो काम आप कर सकते हैं ना
वो कोई कोचिंग कोई स्कूल नहीं कर सकता। बहुत से लोग जब कोचिंग में एडमिशन लेने आते हैं थोड़ी बहुत जान पहचान निकाल लेते हैं, तो बोल के आते हैं, अरे गुप्ता जी आपके पास छोड़ के जा रहे हैं बच्चे को, आप संभालना इस बच्चे को। फिर हम साल भर पीटीएम के लिए याद करते रहते हैं, है ना, एसओआर के लिए याद करते थे, कॉलिंग के लिए याद करते थे, रिजल्ट टाइम ही नहीं होता, मिलने नहीं आते, टाइम ही निकालते। तो जब आप कोई ये स्टेटमेंट बोलो ना, गुप्ता जी हम बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं आप ध्यान रखना, तो गुप्ता जी के पास तो अपने बच्चे के लिए समय घर पे निकालने के लिए समय नहीं है। वो अपनी बीवी से रोज डांट खाते हैं, ठीक है, रोज डांट खाते हैं। तो अगर आपके पास अपने बच्चे के लिए समय नहीं है तो किसी और के पास भी आपके बच्चे के लिए समय नहीं है। समय तो आपको ही निकालना पड़ेगा, और जब आप समय निकालेंगे तो दूसरे लोग भी आपके बच्चे के लिए समय निकालेंगे। सो आप सब लोग यहाँ पर आए, दैट मीन्स आप बहुत सिंसियर हैं, आप समय निकालने के लिए तैयार हैं। और ये जितना ये फॉर्मेटिव ईयर्स है ना, 6 to 10 इज अ फॉर्मेटिव ईयर्स, जिसको हम बोलते हैं इस समय किसी भी इंडिविजुअल का जो लर्निंग कर्व होता है उसका स्लोप स्टीपेस्ट होता है, स्टीपेस्ट स्लोप होता है, मतलब उसका dy by dx जिसको हम बोलते हैं वो हाईएस्ट होता है। इस समय आप बच्चे को कुछ भी सिखाइए जल्दी पिकअप करेगा, लेकिन बाय द टाइम वो 18-20 साल की उम्र में आ जाता है, वो स्लोप जो होता है ना उसका dy by dx 0 हो जाता है, स्लोप ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, या रेट ऑफ लर्निंग जो होती है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है, और उसमें चीज़ों को सिखाना मुश्किल हो जाता है, करेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। सो अगर इस समय अगर हम लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और यही टाइम है जो बच्चा माँ बाप की सुनता है, थोड़ी बहुत सुनता है, व्हाटएवर, ठीक है ना। 11-12 में तो बच्चा पूरा पीयर ग्रुप ड्रिवन होता है, वो सुनता ही नहीं आपकी। 6, 7, 8 इज द राइट टाइम जहाँ पर बच्चा सुनता है आपको। सो इस समय हम बहुत ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। अब कुछ गोल्डन रूल्स जो यहाँ पर बच्चे को, मतलब एक जनरल थिंग्स है कि अगर बच्चा स्कूल जा रहा है, कोचिंग जा रहा है, तो क्या सिस्टम हमें फॉलो करना चाहिए। तो पहला सिस्टम जो मैं बोलता हूँ कि एक रूटीन होना चाहिए। रूटीन से मतलब है कि अगर सुबह 8 बजे की क्लास है, 8:15 बजे की क्लास है, तो ऑब्वियसली है कि बच्चे को 7 बजे शायद घर से निकलना पड़ेगा, 7:30 घर से निकलना पड़ेगा। अब 7:30 घर से निकलने के लिए जरूरी है कि वो 1 घंटे पहले तो उठे, 7:30 घर से पहले निकलने के लिए उसको 6:30 उठना पड़ेगा। और 6:30 उठने के लिए वो देखो मम्मी और बेटा दोनों एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन शुरू हो चुका है, ठीक है। तो 6:30 उठने के लिए जरूरी है कि आप रात को 10 बजे तक सो जाएं किसी भी हालत में, ठीक है। और 10 बजे सोने के लिए जरूरी है कि 9 बजे तक किसी भी हालत में डिनर हो जाए। अब जहाँ घरों में डिनर ही लेट बन रहा है, बच्चे लेट डिनर कर रहे हैं, तो फिर वहां बच्चा लेट उठेगा, या आपने जबरदस्ती उठा भी दिया, क्लास में भेज दिया, तो पहली क्लास में सोते सोते निकाल रहा है। तो 8 आवर्स साउंड स्लीप इज मस्ट, और ये पूरे घर के रूटीन से सेट होगी। और सिर्फ आना ही नहीं है, आने से एक दिन पहले अगर आपको कल सुबह की क्लास अटेंड करनी है, तो आज रात को सोने से पहले आपको अपना बैग अरेंज करना है, टाइम टेबल देख के। वरना सुबह एक तो वैन आके खड़ी हुई है घर पे, ऑटो आके खड़ा हुआ है, और बच्चा तो अपनी कॉपी किताबें ढूंढ रहा है, कॉपी किताब में चल रही है, और फिर क्लास में मैम मैं तो कॉपी लाना भूल गया, कॉपी मिली नहीं, घर पे चिल्ला चौट मच रही है, अरे क्या हो रहा है भाई। एक दिन पहले जमा लो बैग, लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो जाती है। आजकल मतलब बच्चों को स्कूल भेजना चांद पे भेजना जैसा होता है, चांद पे भेजना जैसा होता है। जब बच्चा स्कूल जा रहा था पूरे मोहल्ले वालों को मालूम पड़ जाता इनका बच्चा स्कूल जा रहा है आज, क्योंकि वैन बार बार घर खड़े होकर हॉर्न मार रही होती है ना, फिर मम्मी स्कूल बैग पैक कर रही होती है, पापा टिफिन पैक कर रहे होते हैं, फिर पीछे से आवाज आती है, नीचे उतरते होते हैं, अरे वो एक कॉपी तो रहेगी, उधर भाग रहे हैं, उधर दौड़ रहे हैं, उधर वैन चल रही है, आवाज आ रही है, और खूब है ना हाई तबाह मचती है। फिर जाके बच्चे को वैन में लोड कर दिया जाता है, टेम्पो में लोड कर दिया जाता है, और फिर बाबा रामदेव की गहरी सांस ली जाती है, तो मिशन अकम्प्लिश्ड। सो आप मेरे लिए ताली बजा सकते हैं। तो अगर एक दिन पहले ये काम अपन कर लेंगे, एक दिन पहले बैग जमा लेंगे, दीज आर स्मॉल थिंग्स बट इन द लॉन्ग रन इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अगर एक दिन पहले हम बैग जमा लेंगे तो हम कभी कोई कॉपी नहीं भूलेंगे, कभी कोई बुक नहीं भूलेंगे। हम सुबह सुबह 7 बजे मम्मी का मोबाइल लेके, पापा का मोबाइल लेके टाइम टेबल चेक नहीं कर रहे होंगे, अरे व्हाट्सएप ग्रुप पे देखो, और मिलता नहीं है ना, वो मिलता नहीं उस समय बहुत दिक्कत आती है, उस समय वैसे ही पैनिक मच रहा होता है।
So that's the first part of the habit formation. And this teenager life is all about the habit formation. Science, maths, ये सब इतना difficult नहीं है जितना है कि we need to have those correct habits. This is one of the correct best habits कि आपको एक दिन पहले अपनी तैयारी करके सोना है. Why I'm saying this? Out of my experience, मतलब I've served in different parts of the country और मैंने बहुत टफ टेरेन्स में भी काम किया. मेरी पहली पोस्टिंग वाज इन जेन के और हम लोग सुबह सुबह जो हमारी ड्यूटीज होती थी तो कई बार मॉर्निंग ड्यूटी 4:30 की होती थी. मतलब 8:15 अगर आपको बहुत जल्दी लगता है तो वेट टिल टाइम यू ग्रो अप एंड यू स्टार्ट सर्विंग इन सम डिफिकल्ट टेरेन्स. तो 4:30 रिपोर्ट करना होता था या 4:30 हमारी गाड़ी आ जाती थी. तो अगर आपने रात में सोने से पहले तैयारी नहीं करी तो यू कैन नॉट मेक इट. और मतलब 5 मिनट डिले, 10 मिनट डिले, हम बहुत एग्जाम्पल लेते हैं. सो वी हैड ए मतलब हमारे मार्जिन ऑफ डिले 10 सेकंड होता था कभी. 10 सेकंड के बाद तो बहुत बड़ा क्राइम हो गया. मतलब आपने पता नहीं कुछ कर दिया, कोई बहुत बड़ा कांड कर दिया. बट वो सिस्टम ऐसा था कि आपको एक दिन पहले तैयारी करके सोते ही थे आप. देयर वाज नो वे एंड दैट हेल्प्ड अस इन बिकमिंग डिसिप्लिन. तो अगर हम ये हैबिट्स अभी से डाल दें, ठीक है, एक दिन पहले की तैयारी की. एंड सेकंड जो तैयारी हमें करनी है, so when you wake up, अगर आप इतना पैनिक में आएंगे तो आप अपना सारा सामान बिखेर के ही आएंगे. किताबें आपकी बिखरी होगी, टेबल आपकी बिखरी होगी, बेड आप अरेंज करके नहीं आएंगे. सो सुबह उठते ही अपना बिस्तर अरेंज करना है. दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट हैबिट. होता नहीं होता? कितने बच्चे अपना बिस्तर अरेंज करते हैं और जो अपने पेरेंट्स के साथ आए वही हाथ ऊंचा करे, बाकी का वैलिड नहीं है क्योंकि पेरेंट्स कैन नॉट वाउच इट. ऐसे बच्चे जो पेरेंट्स के साथ आए और अपना बिस्तर अरेंज करते हैं तो मम्मी सपोर्ट में, तो मतलब आप करती हो, दैट्स अ गुड हैबिट. नहीं, और भी लोग कर सकते हैं. कौन अरेंज करता है? और भी लोग कर सकते हैं. चलिए, गुड. सब कल चेक करूंगा, याद रखना जो भी हाथ ऊंचा कर रहे हैं पीछे वाले, ठीक है. सो दैट्स द सेकंड पार्ट. एंड थर्ड पार्ट जो हैबिट फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, स्क्रीन एक्सपोजर, मोबाइल एक्सपोजर. आप 6 to 10th में आपको नहीं चाहिए मोबाइल, स्मार्टफोन. देयर इज नो रीजन व्हाई नीड ए स्मार्टफोन. पेरेंट्स को ये बताना होगा कि नहीं चाहिए, या बहुत बेयर मिनिमम हाफ एन आवर 45 मिनट्स इज मोर देन सफिशिएंट जहाँ पर उनका काम चल सकता है. उस समय कुछ ग्राउंड रूल्स बनाने होंगे कि वो मोबाइल की स्क्रीन या जो लैपटॉप वो यूज़ कर रहे हैं, टैब को जो यूज़ कर रहे हैं, उसकी स्क्रीन आपको हमेशा दिखती रहे. इट शुड नॉट बी अंदर द रूम, ठीक है. एरिया स्पेसिफाइड होना चाहिए, टाइम स्पेसिफाइड होना चाहिए, प्लेस स्पेसिफाइड होना चाहिए. रात को 9-10 बजे बाद नो स्क्रीन एक्सपोजर, वॉट एवर बी द रीजन. जो पढ़ाई करनी है दिन में पढ़ाई कर लो मोबाइल पे. ये रूल्स हमें बनाने पड़ेंगे बिकॉज इसके जो परिणाम है ना, कॉन्सिक्वेंसेज है, बड़े खतरनाक है. अभी से बच्चों को इन सब चीज़ों की आदत पड़ जाएगी तो, और फिर डिस्ट्रैक्शंस हैं इधर से उधर, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो, पता ही नहीं पड़ता आपको. एंड यू एंड अप स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम वेस्टिंग. जो सबसे बड़े एडिक्शंस हैं वो सब 9-10th में ही पड़ते हैं. चाहे वो पबजी हो, चाहे वो BTS हो, चाहे वो एमिने, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एनीमे, ये सारे अभी पढ़ते हैं, ठीक है. और ये बहुत खतरनाक एडिक्शंस है, ठीक है. सो कंट्रोल्ड में रहेंगे तो ठीक रहेंगे. एंड बिलीव मी, जितने भी माँ बाप ने अपने बच्चों को बर्थडे पे आईफोन गिफ्ट किया है, स्मार्टफोन गिफ्ट किया है ना, वो 1 साल बाद सभी ने अपने आप को कोसा है कि उन्होंने ये क्यों किया है. तो बर्थडे पे आप कोई और प्रेजेंट दे दीजिए, साइकिल दे दीजिए बच्चे को, लेकिन स्मार्टफोन जैसी कोई चीज़ बच्चों को कभी मत गिफ्ट कीजिए टिल द टाइम यू कंप्लीट क्लास 12th. So this was the third point which I want to talk about. पेरेंट्स के लिए तो बहुत सारी बात होगी, कुछ बातें बच्चे के लिए भी कर लेते हैं. आ रहा है आपको?
कितने बच्चों को डांट पड़ती है माँ बाप से? विजेता मैम भी हाथ ऊंचा कर रही है। हाँ, हमें भी पड़ती है भाई, सबको ही पड़ती है ना। बच्चे तो हम भी अपने माँ बाप के लिए, आज भी बच्चे ही हैं। तुरंत डांट पड़ जाती है। सर्दी में अगर आपने हाफ शर्ट पहन ली, मेरे पेरेंट्स यहीं पास में रहते हैं, क्यों पहनी हाफ शर्ट, जैकेट पहन के आनी चाहिए, तुरंत डांट पड़ती है। आप कितने ही बच्चों को संभाल रहे हो, लेकिन आप माँ बाप के सामने तो हमेशा ही बच्चे हो। सो पेरेंट्स आपके अलार्म क्लॉक्स है ना, दे आर अलार्म क्लॉक्स ऑफ योर लाइफ। तो अगर वो आपको डांट रहे हैं, या टीचर्स, इनफैक्ट टीचर्स या पेरेंट आपको डांट रहे हैं, तो दे आर अलार्म क्लॉक्स। और ये अलार्म क्लॉक्स क्यों हैं, इसके लिए मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा। लोगों को बासी आना शुरू हो गई, बोर होना शुरू हो गया, ठीक है। स्टोरी सुननी है आपको? लग नहीं रहा है कुछ, तो एक बार जोरदार ताली बजाइए, ठीक है। और सीधे सीधे बैठिए, सिट टाइट, है ना, सिट स्ट्रेट। आज मूवी नहीं देख रहे अपन, ठीक है, मूवी नहीं देख रहे अपन। सो ये स्टोरी मैं पहले भी बहुत बार बच्चों को सुना चुका हूँ, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों ने नहीं सुनी हो और कुछ बच्चों ने सुनी हो, बट एवरी टाइम व्हेन आई से दिस स्टोरी, मुझे भी अच्छा लगता है, मुझे लगता है ऑडियंस को भी ठीक लगता हो। सो दिस स्टोरी इज फ्रॉम जापानीज फिशिंग इंडस्ट्री। कितने लोगों ने सुन रखी? हाथ ऊंचा करो। अरे भाई, तूने कैसे सुन ली यार? तूने तो नहीं सुनी होगी। सो ओके, सो दिस इज स्टोरीज फ्रॉम जापानीज फिशिंग इंडस्ट्री। और जापान के अंदर में फिशिंग इंडस्ट्री जो है वो बड़ी पॉपुलर थी वंस अपॉन अ टाइम। और एक बार ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो फिशिंग इंडस्ट्री थी उसमें बड़ा क्राइसिस आ गया। वाई दिस क्राइसिस हैपेंड? बिकॉज जो फिशरमैन थे उनको शोर्स पे फिशेस मिलना बंद हो गई। सो फिशरमैन के लिए बहुत बड़ा सर्वाइवल का क्वेश्चन हो गया, बिकॉज जापान में लोग फिशेस खाना बहुत पसंद करते हैं, तो फिश एक बहुत बड़ा बिजनेस है वहाँ पर। जब भी कोई क्राइसिस आता है तो तभी इनोवेशन होता है। तो फिशरमैन केम विद आइडिया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बड़ी बड़ी बोट्स बनाई। बड़ी बोट्स बना के, क्योंकि शोर्स पे तो फिशेस मिलना बंद हो गई, दे वेंट डीप इनटू द सी, ना, समुद्र के अंदर काफी दूर तक है, वहां से फिशेस को पकड़ा और उनको लाके सेल करना शुरू किया। ये आइडिया कुछ समय तक चला, लेकिन कुछ समय बाद ये आइडिया भी नहीं चल पाया, बिकॉज जितना टाइम उनको जाके पकड़ के लाने में लगना था, उतने टाइम में जो फिश जो थी ना, वो डिकम्पोज हो रही थी बहुत फास्ट, वो बासी हो रही थी, जिसे बोलते हैं स्ट्रेल हो रही थी, बासी हो रही थी। तो जापानीज को टेस्ट पसंद नहीं आया, तो अगेन दे स्टार्टेड रिजेक्टिंग दोस फिशेस। अगेन देयर वाज अ बिग क्राइसिस इन फ्रंट ऑफ द फिशरमैन। अगेन somebody came with the idea. Now this time what they did is, वो बड़ी बड़ी बोट्स पे दे इंस्टॉल अ बिग एक्वेरियम्स, बड़े एक्वेरियम्स इंस्टॉल किए गए। दे वेंट डीप इनटू द सी, caught those fishes, put those fishes into the aquarium and brought them live to the market. Started selling them. Fantastic idea. बहुत डिमांड बढ़ी, खूब चला। लेकिन थोड़े दिन बाद जापानीज ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। भाई अब क्या प्रॉब्लम होगी, अब तो तुम्हें जिंदा फिशेस मिल रही है, अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या थी, जैसे ही आपने उन फिशेस को पकड़ लिया और उनको एक्वेरियम में डाल दिया, वो जिंदा तो थी, दे वर लाइव, लेकिन उनको पता था कि वो मरने वाली है। सो दे वर, वो ना बेजान मछली है ना, बेजान मछली, उसमें कोई ना पल्स चल रही थी उसमें, पर लाइफ नहीं थी उसमें, लाइवलीनेस नहीं थी उसमें। लाइवलीनेस होना बहुत जरूरी है। हम सब लोग जिंदगी जिए जा रहे हैं, और कितने लोग हैं जो रोज उत्साह से जिंदगी जी रहे होते हैं, कितने लोग हैं यार उड़ गए, खा लिया, पी लिया, चले गए, आ गए, सो गए। डू वी लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, है ना? तो एक डल लाइफ जी रहे और एक आप, है ना, यू आर लिविंग, यू आर मेकिंग एवरी डे वर्थ काउंटिंग। सो वो नहीं था उनके साथ में, तो जापानीज रिजेक्टेड दैट आल्सो। अब वापस बहुत बड़ा संकट हो गया। अगेन somebody came up with the idea, सेम थिंग, थोड़ा सा इनोवेशन कर दिया। बिग बोट्स, बिग aquariums, deep into the sea, caught the fishes, put those fishes into the aquariums. A small change. What the change was? इस बार उन्होंने फिशेस के साथ साथ उन्होंने छोटे सा क्रोकोडाइल भी डाल दिया सब में।
Now what this crocodile did all the way while coming back is उसने उस एक्वेरियम में जितनी भी फिशेस थी उनको दौड़ा के रखा उसने। दौड़ो, जो दौड़ेगा वो बचेगा और जो नहीं दौड़ा वो खत्म। एंड बाय द टाइम दे केम टू द ग्राउंड, सो दे लेट्स से देयर वर 100 फिशेस इन एक्वेरियम, 3-4 फिश वो खा गया एक बार क्रोकोडाइल। लेकिन जो 95-96 फिशेस जो लैंड हुई, they were full of life because they were running. And this is what the role of the parents and the teachers. We might eat some of your happiness. We might eat some of your happiness, some of your comfort zone. But if you are following us, we'll make sure you keep running. And you are very lucky. You should be thankful to yourself, you should be thankful to your parents, you should be thankful to your teachers that you are getting a crocodile free of cost. मिल रहा नहीं मिला crocodile? And sometimes you get 2 crocodiles. You are lucky. You get 2 crocodiles. 2 crocodiles at home and 4-5 crocodiles at coaching and school. Believe me, you're always running. Now, this is something which is applicable not only for you, this is applicable for each one of us. हर आदमी को, every individual जिसको दुनिया में आके, Jaya is slept off. No problem. ठीक है. So, every individual, every organization needs a crocodile. अगर आपके पास crocodile नहीं है, तो you'll sit in your comfort zone, you'll sit on your past laurels, you'll sit on your past success, and आप उसको cherish करेंगे. But if you have a crocodile, you'll keep running. Now that's what the perfect competition जिसको बोलते ना. आप इमेजिन कीजिए सिर्फ रेजोनेंस जैसा एक ही अकेला कोचिंग होता कोटा में, कोई और ऑप्शन ही नहीं होता, तो रेजोनेंस विल सिट लाइक ए, क्या करना, दौड़ने की जरूरत ही नहीं है, अकेले ही बच्चे तो खूब आएंगे. बट यस, देयर इज अ कंपटीशन एंड देयर इज अ वेरी इंटेंस कंपटीशन. There is very intense competition. So that makes us learn from the other people, other institutions. We regularly discuss, debate, improvise, and deliver our services. And everybody has a crocodile. I'll tell you a story. Pepsi and Coca-Cola, they were the fierce competitors in the corporate world. इतने fierce competitors थे कि दोनों एक दूसरे के एडवर्टीजमेंट आइडियाज को चुरा लेते थे. They used to hire spies, detectives. एक दूसरे के ब्रांड एम्बेसडर को चुरा लेते थे, एक दूसरे के आइडिया थीम्स को चुरा लेते थे. एंड दोनों के बीच में बड़ा कॉर्पोरेट वॉर चलता रहा. बट आज भी अगर आप कोको कोला की यूएस ऑफिस, जो उनका यूएस में जो ऑफिस है, उसके मेन एंट्रेंस पे एक बहुत बढ़िया पावरफुल लाइन लिखी हुई है, एंड विच सेज इफ देयर वाज नो पेप्सी इन द वर्ल्ड, कोको कोला के ऑफिस में लिखा हुआ है पेप्सी के लिए, इफ देयर वाज नो पेप्सी इन द वर्ल्ड we would have to invent it. वो अपने कॉम्पिटिटर के लिए लिख रहे हैं, अगर पेप्सी नहीं होती तो हमें उसको इन्वेंट करना पड़ता है. That's what the importance of a crocodile in your life. So that's what I'm saying. If you don't have a crocodile, you should get one today. क्योंकि आपके crocodile नहीं है तो आप अपनी लाइफ में खुश हैं, जितना मिल रहा है उतना खुश है. And believe me, सब जानते हैं सफल होना, फेल होना कितना इंपॉर्टेंट होता है. मतलब कितना इंपॉर्टेंट होता है सफल होना, कितना इंपॉर्टेंट होता है फेल होना. What should be the ideal success rate? What should be the ideal success rate? 100% लगता है कि हम जो भी करें उसमें सफल हो जाए. That is ideal success rate. But that's not an ideal success rate. Ideal success rate जो होती है ना, वो 60-70% ज्यादा नहीं होती. अगर आपकी सक्सेस रेट 100% है ना, तो इसका मतलब है कि इसकी दो ही मतलब है. इसका मतलब है कि आपने अपने लाइफ के चैलेंजेस बहुत लो ऑर्डर पे सेट किए हुए हैं. यार मैं अगर एग्जाम में जाऊंगा सोचूंगा 50% आ जाए मेरा, तो बस आ जाएगा ना भाई. 100% 10 बार सोचोगे 10 बार 50% आ जाएगा. लेकिन आप टारगेट लेके जाओगे मेरे 95% मार्क्स आए, तो 2 बार आएगा, हो सकता है 2 बार नहीं भी आए. सो अगर आपकी सक्सेस रेट 100% है,
तो there is something fundamentally wrong with you. And what is the first fundamental wrong? You are not setting the benchmark high. The second is you are not meeting the enough competition. मैं जब आर्मी से एयरफोर्स से रिटायर होकर कोटा में आया था, सो आई बिन ए स्क्वैश प्लेयर, ठीक है, एयरफोर्स में मैंने काफ़ी अच्छे लेवल पे स्क्वैश खेला हुआ था। तो जब मैं कोटा आया, सेटल होना शुरू हुआ, तो मेरा घर बिल्कुल आर्मी एरिया के पास में, तो मुझे मालूम पड़ा वहाँ पर स्क्वैश कोर्ट है, तो मैं वहाँ पर स्क्वैश खेलने जाता था। और मैं उस समय रेजिडेंस में जॉब कर रहा था, तो यहाँ के इवनिंग के टाइम तो बड़ा इरेटिक थे, तो आई यूज्ड टू गो अर्ली इन द मॉर्निंग। जब मैं मॉर्निंग में जाता था स्क्वैश खेलने, तो जनरली वहाँ पर जो नए जवान हैं वो लोग मिलते थे, उनके साथ मैं स्क्वैश खेलता था। दे वर इन द लर्निंग स्टेज ऑफ देयर लाइफ। आई वाज पहले डिसेंट लेवल पे खेला करता था मैं स्क्वैश। तो मैं खेलता रहा उन लोगों के साथ में, और ना स्क्वैश में 11 लोगों का गेम होता है, वो कभी मेरे से एक गेम भी नहीं जीत पाए। मैच तो बहुत दूर की बात है, सेट तो बहुत दूर की बात है, मतलब एक गेम भी नहीं जीता। 3 गेम्स का मैच होता था, तो कोई 2 पॉइंट बनाता था, कोई 3 पॉइंट बनाता था, इसके आगे कोई बढ़ ही नहीं पाते थे। सो आई हैड दैट चैंपियन वाला वेलकम जब मैं जाता था स्क्वैश कोर्ट के अंदर में, नॉट बिकॉज आई वाज ऑफिसर, बट बिकॉज आई हैड प्लेड ए स्क्वैश एट अ वेरी गुड लेवल। सो माई सक्सेस रेट वॉज 100%, एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू गेट अ स्टैंडिंग ओवेशन टाइप ना। जवानों के बीच में जब मैं एंटर होता था, तो वो कोर्ट छोड़ के आ जाते थे, साहब आगे साहब खेलेगी, एंड देन गेम देखते थे मेरा। मैं स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, इसके आगे बड़ा ट्विस्ट है इस स्टोरी में। One day it so happened, I was playing squash and there was a knock at the door. है ना, उसमें ग्लास डोर होता है, एक किसी ने डोर किया, and it was a retired army colonel जो अपने बच्चे को कोचिंग करवाने के लिए कोटा लेके आए थे, और उनको 2 साल बेटी कोचिंग कर रही थी, उनको यहाँ पर रहना था, तो उनको वो भी स्क्वैश खेलने के शौकीन होंगे। वो स्क्वैश खेलने आए, और उनको उनके बारे में किसी ने बता दिया था कि कर्नल साहब आने वाले हैं। तो वो स्क्वैश प्लेयर्स होते हैं, तो एक दूसरे के साथ खेलने की इच्छा रखते हैं। तो ही नॉक्ड इट एंड ही सेड कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुप्ता, आई वांट टू प्ले स्क्वैश विद यू। आई टर्न अराउंड, आई लुक एट हिम, है ना, बहुत पुरानी बात है, 15 साल पुरानी बात है। ये बात है ना, 45 एज 48 की एज के आसपास होगी वो, बिग टमी, शॉर्ट हाइट। सो फर्स्ट इंप्रेशन मेरे दिमाग में क्या था, अरे यार इनके साथ कौन खेलेगा स्क्वैश, है तो एक गेम भी टिक नहीं पाएंगे मेरे आगे। बट सिंस ही वाज अ सीनियर टू मी, आर्मी का कर्नल है, आई टू ऑनर हिम इमीडिएटली। जैसे उन्होंने नॉक किया, तो मेरा जो जवान जिस साथ में खेला था, ही वॉकड आउट, दिस कर्नल साहब स्टेप्ड इनटू द कोर्ट, एंड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट 45 मिनट्स व्हाइल प्लेइंग विद दिस कर्नल साहब वाज ए लाइफ लर्निंग लेसन फॉर मी। हम पहला गेम खेले, एंड पहले गेम में he was at 11, I was at 12. मैंने एक पॉइंट भी उनके अगेंस्ट में स्कोर नहीं कर पाया। एंड पीछे जो जवान देख रहे थे, जिन्होंने देखा था कि यार ये साहब तो आज तक कोई मैच नहीं आ रहे, कोई गेम नहीं आ रहे, वो देख रहे थे साहब ने एक पॉइंट भी स्कोर नहीं कर पाए। वो साहब नीलेश साहब, पहले गेम में मैं बिल्कुल पसीने से लथपथ, और उनके चेहरे पे एक पसीने की बूंद नहीं। दूसरा गेम 11 लव, एक पॉइंट भी स्कोर नहीं कर पाया, और थर्ड गेम में आई स्कोर 1 पॉइंट, 11-1। और थर्ड गेम के बाद मैं ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था, इतना थक चुका था। और अभी भी कर्नल साहब और गुप्ता जी थोड़ा सा और खेल लें, सर बहुत हो गया आज। बिकॉज व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे वाज अ लाइफ लॉन्ग लेसन फॉर मी, यार मेरे तो जो स्क्वैश में इतने सालों से खेलता आ रहा था ना, वो खेलने का तरीका ही गलत था। उस दिन मुझे मालूम पड़ा। बट सिंस आई वॉज प्लेइंग अगेंस्ट अ वेरी वीक कॉम्पिटिशन, है ना, 40% 50% के लेवल पे मैं बात कर रहा था, तो मैं हमेशा फर्स्ट आ रहा था। लेकिन जैसे ही मुझे एक तगड़ा प्लेयर मिला, उसे रातों रात मेरी इक्वेशन चेंज कर दी खेलने, रातों रात इक्वेशन चेंज कर दी। आई वॉज मैं आई यूज्ड टू प्ले ऑन स्ट्रेंथ। उस जमाने तो मैं स्ट्रेंथ पे खेलता रहा, कितना जोर से बॉल को हिट मारना है। द गेम बिकेम मोर ऑफ एन प्लेसमेंट, आप बॉल को प्लेस कैसे करते हैं, स्ट्रेंथ का तो काम ही नहीं था। वो ऐसे बॉल को प्लेस करते थे कि मैं वहां तक पहुंच नहीं पाता था। यूज्ड टू स्कोर अ पॉइंट, मैं इधर से उधर रनिंग कर रहा हूँ, और वो आराम से सेंटर बैठे हुए उसे प्लेसिंग कर रहे हैं, ऐसे सिंपल प्लेसिंग कर रहे हैं, एंड आई एम जस्ट रनिंग।
चुपचाप बाहर आया मैं, जिस कोर्ट में स्टैंडिंग ओवेशन होता था, चुपचाप गर्दन करके नीचे करके बाहर चला गया, घर चला गया। आई प्लेड हिम फॉर द नेक्स्ट 1 hour, नेक्स्ट 1 month। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा अब तो गेम अप करना पड़ेगा। अभी तक आप 100% की सक्सेस रेट पे चल रहे थे, तो आप गेम इंप्रूव ही नहीं कर रहे थे, बिकॉज देयर वाज नो नीड, अर्जी नहीं थी। क्या करना यार, जीत तो रही हूं ना मैं यार, कौन है हराने वाला? जैसे ही किसी ने आपको हराना शुरू हुआ, हाँ यार ये चेंज करना पड़ेगा। एंड 1 month आई प्लेड हिम, डिसेंट लेवल पे आ गया था, एक एक गेम जीतना शुरू कर दिया था। सो व्हाट द पॉइंट व्हिच आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आपके जीवन में सक्सेस रेट 50-60% से ज्यादा हो, तो आपको अपने कंपटीशन को चेंज करने की जरूरत है। अगर आप 100% जीत रहे हैं तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, आप बहुत कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। सो सेट टारगेट्स लिटिल हायर, ठीक है। खाने पीने के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये कैंटीन जो है ना नीचे, इसको यूज नहीं करना। आई एम सेइंग अगेंस्ट द बिजनेस इंटरेस्ट। हो सकता है वो कैंटीन वाले सुने तो मेरे को नीचे उतार दे, यहाँ से नीचे उतर जाओ। बट आपका ब्रेकफास्ट घर से आना चाहिए पैक होके, आप उसी को कीजिए। यूज इट ओनली इन द इमरजेंसी। मैं देखता हूँ कि बच्चे रोज कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ऐसे पेटीज खाते हैं, अवॉइड इट, ठीक है। मम्मी अब नाश्ता, और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चे को इतने पैसे नहीं दें कि सब चीज़ें खरीदें वो। ये कैंटीन, जनरल कैंटीन में कोई 11-12 वाले बच्चे भी होते हैं, वो बाहर से आते हैं, उनके लिए समझ सकते हैं। मेरा समटाइम सुबह 7 बजे की क्लास होती है, तो उनकी मैथ्स में शायद ब्रेकफास्ट रेडी नहीं होता हो, तो उनके लिए ज़रूरी है। बट जो बच्चे टिफ़िन लेके आते हैं, उनके लिए ज़रूरी नहीं है। ये वंस इन अ वाइल की एक्सरसाइज हो सकती है, बट डोंट मेक इट रूटीन। लोग बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर रोज कोल्ड ड्रिंक पीते हुए, रोज ये सब चीज़ें खरीदते हुए देखता हूँ। सो आई फील पेन। तो हम इतना पैसा ही नहीं देंगे बच्चे की पास, सब चीज़ हो, वंस इन अ वीक आप कर सकते हैं। अभी जैसे आफिन मैंने बताया कि हमारे पास वाइवा पीपीटी है, जिनको आप यूज करके ना यूज कर सकते हैं। और दिस इज अ डिफिकल्ट जर्नी, जिसको हम बोलते हैं डेली पेरेंटिंग। अगर आप रोज 5 मिनट अपने बच्चे के लिए निकाल सकते हैं, तो 5 मिनट में रोज 5 मिनट निकाल लें। ऐसा नहीं कि क्या होता है ना कि हम बच्चे का रिजल्ट देखते हैं और वो आई ओपनिंग हो जाता है, उस दिन सारा गुस्सा निकाल देते हैं, उस दिन सारी एनर्जी लगा देते हैं। वो सब करने की जरूरत नहीं है। रोज के 5-7 मिनट बच्चे के साथ बिताने सिंसियरली, है ना। बिताने से मतलब ये नहीं सिर्फ पूछना आप पढ़ाई कैसी चल रही है, प्रोसेस में बोलूँगा। क्लास पर कॉपी पलट के देख ली, होमवर्क कॉपी पलट के देख ली, कुछ है ना, एक आध दो रैंडम की कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, उससे आपको बच्चे के एकेडमिक हेल्थ के बारे में मालूम पड़ता है। वो डायबिटीज वाले लोगों को नहीं बोलते कि रोज, अगर कोई शुगर पेशेंट है, जैसे मेरे पेरेंट्स शुगर पेशेंट है, तो अगर वो 10-15 दिन तक अपनी शुगर चेक नहीं करते तो शुगर बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि खाने पीने में ध्यान नहीं रखते, मिठा खाने में आ ही जाता है। लेकिन बस अगर हम 10 दिन तक उनकी लगातार शुगर चेक करके उनको रिजल्ट दिखा देना, तो अपने आप वो सारी एक्टिविटीज को मॉनिटर हो जाती है। यार शुगर बढ़ रही है, आज मीठा नहीं खाऊंगा। लेकिन अगर हम चेक ही नहीं कर रहे, तो फिर हम अनकंट्रोल चले जा रहे हैं। तो ये चेकिंग, 5 मिनट की, 10 मिनट की चेकिंग होना, ये बच्चे की परफॉर्मेंस में बहुत जबरदस्त चेंज ला देगा। और यही पेरेंटिंग का रोल है, यही डिफरेंस इन बच्चों में हम ला सकते हैं। मेरे ख्याल से काफी सारे पॉइंट्स हो गए। रीडिंग हैबिट्स, मैं अभी जो बच्चों से स्पेशली इंटरेक्ट कर रहा हूं, तो आई फाइंड कि बच्चों की इंग्लिश का जो लेवल है, अभी जो बच्चों, आई थिंक कोरोना की वजह से बच्चे इंग्लिश को उतना अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे। सो आई थिंक इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज पिकअप करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है रीडिंग। हम सीधे कितने भी ग्रामर के रूल्स याद कर लें, हम डिक्शनरी खोल के वोकैबुलरी पढ़ना शुरू कर दें, उससे वोकैबुलरी नहीं बढ़ती है। आपकी रीडिंग जो होती है, कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, वोकैबुलरी जो होती है, या ग्रामर भी जो भी होती है, ये काफ़ी कुछ आती है रीडिंग से। सो अगर हम बच्चे को रीडिंग की तरफ ले जा सकते हैं, गिव देम सम गुड रीडिंग बुक्स, है ना। हर एक लेवल पे अलग अलग रीडिंग बुक्स आती है। अगर हम बच्चों को रीडिंग बुक्स दे सकें पढ़ने के लिए, और बच्चे उस बुक को पढ़ें, और वो थोड़ा सा कंडीशन एनवायरमेंट बनाना पड़ेगा घर में, लेकिन अगर बच्चा वो बुक्स पढ़ता है, सो विल डेवलप अ गुड अंडरस्टैंडिंग, गुड ग्रामर। क्योंकि
हाँ ऑब्वियसली आप ठीक है यहाँ पर जेई के लिए आए हो, नीट के लिए आए हो, लेकिन आई थिंक इंग्लिश की फाउंडेशन के लिए दिस इज द ओनली राइट टाइम। अगर यहाँ पर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो कॉलेज में जाके आप कहीं ना कहीं है ना पर्सनालिटी में एक गैप महसूस करेंगे। सो दिस इज द राइट टाइम कि हम अपनी उसको भी डेवलप करते हैं। एंड एक कोटेशन है जो बोलते हैं ना, a normal person lives only one life, but a reader lives 1,000 lives। अगर कोई पढ़ता नहीं है तो वो एक ही जिंदगी जीता है, लेकिन जो एक रीडर होता है वो हजारों जिंदगी जीता है। वाई वी से दिस लाइक, बिकॉज आप जब इतने सारे डिफरेंट ऑथर्स के पढ़ते हो, आप इतने सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव पढ़ते हो, उस आदमी की पूरी लाइफ जर्नी का, उस आदमी का पूरा एक्सपीरियंस उसने एक बुक में डाल रखा है, एक बुक में डाल रखा है। एंड दैट इज समथिंग विच इज इमेंस बेनिफिशियल। सो पिक अप बुक्स, ठीक है, अभी तो खैर लाइफ चेंजिंग वाली नहीं, बट स्टोरी बुक्स पढ़िए, कुछ ना कुछ पढ़िए। एंड पेरेंट्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, भाई जनरली पेरेंट्स बोलते हैं कि सर बच्चा सुनता ही नहीं हमें, मम्मी बोलती है बच्चा हमारी नहीं सुनता, पेरेंट फादर कभी बोलते हैं कि, या मम्मी कंप्लेन करती है कि आपकी तो सुनता है मेरी नहीं सुनता। व्हाई डज इट हैपन? बिकॉज कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी अपनी लर्निंग को आगे नहीं बढ़ा रहे होते। अगर हम भी अपनी नॉलेज आगे बढ़ा रहे होते हैं, बच्चा आपकी क्यों नहीं सुनता? कहीं ना कहीं एक तो सर्विस प्रोवाइडर, आप सिंपल एक सेकंड चीज है उसके दिमाग में आ गया यार इनको इतना ही आता है, इसके बियॉन्ड नहीं आता, तो बच्चा सुनना बंद कर देता है। लेकिन अगर आप अपनी लर्निंग प्रोसेस को लगातार इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप खुद भी सीख रहे हैं, चाहे कोई सब्जेक्ट हो, चाहे कोई स्किल हो, कुछ ना कुछ अगर आप सीख रहे हैं, ही विल हैव दैट रिस्पेक्ट। और वो रिस्पेक्ट ना जस्ट बिकॉज ऑफ बीइंग अ पेरेंट नहीं आएगा, वो रिस्पेक्ट आएगा बीइंग अ कंटिन्यूस पाथ ऑफ लर्निंग। तो ये रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि आप भी अपने आप को रेगुलरली अपडेट करते रहें, एग्जाम्स के बारे में, सब्जेक्ट्स के बारे में, कोई भी स्किल आप कोई और जो करना चाहते हैं उसको अपडेट करते हैं। सो दैट्स प्रीटी ऑल जो भी मैं बोलना चाह रहा था यहाँ पर, ठीक है। और एक बच्चों के लिए टुवर्ड्स द एंड एक कविता सुनाऊंगा, अब पोएम सुनाऊंगा, ठीक है। तो पर मेरे लिए जोरदार ताली बजानी पड़ेगी, आप जरूर सुनाऊंगा। तो ताली जबरदस्ती लेता हूँ मैं, तो ऐसे सीधे बैठो, सीधे बैठो। अगली बार से आफ्टरनून मत रखना, सब कुछ लोग तो सो जाते। तो हमारे कोई और पॉइंट नहीं, तो हम इस पोएम के साथ बंद करेंगे। एंड उसके बाद में इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन हैव इट फ्रॉम द पेरेंट्स। सो ये एक फायर, बिल्कुल आग लगाने वाली कविता है, ठीक है। लेट मी ट्राई दैट कि मैं क्या उतने जोश के साथ इसको डिलीवर कर सकता हूँ। मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भरकर जेबों में आशाएं, है दिल में अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं है मुझ में, सूरज सा तेज नहीं है मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी से पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पे लिखी इबारत हूं, शीशों से कब तक मुझको तोड़ोगे, रुकने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। इस जग में जितने जुल्म नहीं, इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। इस जग में जितने जुल्म नहीं, उतने सहने की ताकत है। तानों के शोर में रह के भी सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूं, मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। एक बाकी भी अंतर, झुक झुक के खड़ा हुआ मैं, झुक झुक के खड़ा हुआ मैं, फिर से गिरने का खौफ नहीं। झुक झुक के खड़ा हुआ मैं, फिर से गिरने का खौफ नहीं। खुद को ही निर्माण किया मैंने, तुमसे मिटने का खौफ नहीं। तुम हालातों की कड़ाइयों में, तुम हालातों की कड़ाइयों में जब जब मुझको झोंकोगे, तब तब के सोना बनूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। तो बस इसी के साथ हम खत्म करते हैं सेशन को। और डू यू हैव एनीथिंग एल्स टू से, है ना? एंड
वुड लाइक टू हैव, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आप हमसे यहाँ पर पेरेंट की दिमाग में, स्टूडेंट के दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज स्पीक अप। ये गाना लगे भी जाते हैं पार्टी सॉन्ग है, लगा सकते हैं कि वाला कराओके पे है गाना? हाँ सब लोग बच्चे गाएंगे ना? बच्चे इसके लिरिक्स भी आपके सामने पेश किए जा रहे हैं ताकि आप भी साथ में गा सको। एंड पेरेंट्स को क्यों सुनना चाहिए? मैंने लास्ट सेशन में बात करी थी, पेरेंट्स ना सबसे बड़े योद्धा होते हैं। आपके जीवन में कभी भी कोई मुश्किल आएगी, कभी भी कोई जगह फंसेंगे ना, पेरेंट्स ही आपको सुलझा के लेके आएंगे। कई बार मैं बहुत सारे बच्चों के साथ रहता हूँ तो देखता हूँ कुछ कुछ ऐसी गतिविधियां होती हैं, आप उसमें फंसते हो और हम सोचते हैं कि पेरेंट्स को नहीं बताएं, अवॉइड करें। ठीक है, हो सकता है कि आप पेरेंट्स से बता देंगे तो आपको थोड़ी बहुत डांट पड़ेगी, थोड़ी बहुत पिटाई हो सकती है, लेकिन जब आप किसी जगह फंसेंगे ना तो आपके जो दोस्त हैं ना आसपास, सबसे पहले वो गायब हो जाते हैं, जिनको आप अपना बेस्ट फ्रेंड समझते हो, तुरंत गायब होते हैं। वो थोड़ी सी मुश्किल पड़ेगी नहीं, गायब, डिसअपियर। आपको लगता है वो बहुत बेस्ट फ्रेंड है, वो कुछ बेस्ट फ्रेंड नहीं है, सब फेयर वेदर फ्रेंड्स है। आपका जो ऑल वेदर फ्रेंड है ना वो सिर्फ आपके पेरेंट्स है। और ये बात समझ में आती ही नहीं, पर हमारी दुनिया उन्हीं आसपास 4-5 हमारे बच्चों फ्रेंड्स पे घूमती रहती है। सो पेरेंट्स, कुछ भी हो जाए, कुछ भी बात हो जाए, इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, टेक देम इनटू द कॉन्फ्रेंस। कोई गलती हो जाए तो भी बताइए, वही बचाएंगे आपको। ठीक है, यस, चलिए ये, हाँ लाइट्स, तो माइक भी, आवाज भी आएगी। हेलो हेलो, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, रूप माँ बाप भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है। और भी
जन्मदाता है जो नाम जिनसे मिला, नाम के जिनकी है बचपन चला। कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहाँ, ज्ञान दिल से मिला, क्या बुरा क्या भला। इतने उपकार है क्या कहे, ये बताना ना आसान है। ये तो सच है कि भगवान है। अब मम्मी के बारे में आ रहा है, तो मम्मी को भी बताइए। जन्मदाती है जो माँ जिसे जग कहे, अपने संतान में प्राण जिसके रहे। मेरी होठों पर सपने दिल की नजर, नींद को रार दो हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। पहचान है, ये तो सच है कि भगवान है। हम आज है कर जवान, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। उनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, चल रह सके हम जिनके बिना। दोनों सलामत रहे, अपने दिल में ये अरमान है। धरती पे बाबा की पहचान, वो तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारे बचपन के चाइल्डहुड ड्रीम्स हैं जो इन बच्चों के साथ पूरे हो रहे हैं। कभी बचपन में मन करता था कि स्टेज सिंगिंग करें, तो हमेशा डर में सकुचाई में रह गए। पर ठीक है, यहाँ पर एक मौका भी मिला, एक ऑडियंस भी मिली जिनको जाने अनजाने सुनना पड़ रहा है। सो थैंक यू एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू गिव अ मैसेज कि ना
I consider myself very fortunate that I get this months, I get this stage, and हर बार कुछ नया करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी लर्निंग कोशिश करेंगे, अगली बार कुछ नया नया गाना लेके आएंगे. सो थ्रिल होना चाहिए लाइफ में. डांस नॉट टुडे, ठीक है. डांस तो समथिंग विच इज़ वेरी, मुझे अच्छा लगता है, ठीक है. ऐसी कोई चीज़ जो पहली बार करने को मिल रही है. थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ हियर, है ना. एंड आई होप दिस पर्पज से आप बच्चों को यहाँ पे लेके आए. एंड रेजोनेंस पीसीएसबी डिवीजन, हमारे सारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, एकेडमिक टीम, नॉन एकेडमिक टीम, और आप सब लोग के साथ मिलके जिस ऑब्जेक्टिव के साथ बच्चा यहाँ पर आया, हम उस ऑब्जेक्टिव को हेल्प करने में, अचीव करने में आपकी मदद करेंगे. और आप सब लोगों का सहयोग भी लगातार अपेक्षित होगा. और इस जर्नी में लर्निंग हमारी भी होगी, आपकी भी होगी. और आपका जो सुझाव है, आपका जो फीडबैक है, वी आर ऑलवेज ओपन टू दैट, ठीक है. आपका कोई भी फीडबैक आएगा, आप उसको ओपन हमें दीजिए. एंड जो भी हमारे बस में होगा हम उसको करेंगे. हमारी पूरी फैकल्टी टीम बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही यंग, हमारी यंग एंड एक्सपीरियंस दोनों का कॉम्बिनेशन है हमारे पास. तो उम्मीद करते हैं कि बच्चे की जो एकेडमिक जर्नी होगी बहुत अच्छी होगी. एंड विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. गुड नाइट.